नमस्कार साथियों, चैनल में पुनः आप सभी का स्वागत है। मैं आर्यन सिंह आज पुनः भारतीय राज्य व्यवस्था के 5वें प्रैक्टिस सेट के साथ उपस्थित हूँ। देखते हैं कि भारतीय राज्य व्यवस्था से आपके कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में और किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं या बनते हैं। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है ना। तो चूँकि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य बहुत बाद में जोड़ा गया था, तो इसके लिए होगा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में। यानी कि 42वें संविधान संशोधन 1976 में भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को लाया गया था या जोड़ा गया था, ठीक है ना। तो वर्तमान समय में कितने मूल कर्तव्य हैं? 11 मूल कर्तव्य हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य के अध्ययन को जोड़ा गया? तो स्वाभाविक है, एक नया संशोधन करके मूल कर्तव्य को लाया गया था और उसके लिए एक भाग बनाया गया, भाग 4 क, है ना। मूल कर्तव्य को जो जोड़ा गया था उसके लिए मूल कर्तव्य को जो जोड़ा गया तो उसके लिए भाग 4 क और अनुच्छेद 51 क, है ना, ये किससे संबंधित है? मूल कर्तव्य से संबंधित है, तो इसमें होगा भाग 4 क। अगला है, संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? तो कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? 11 मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। जो अंतिम मूल कर्तव्य है वह है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को भी शामिल किया गया है मूल कर्तव्य में। तो अगला 11वां मूल कर्तव्य या अंतिम मूल कर्तव्य क्या है? निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया? यानी कि मूल कर्तव्य जो लिया गया है भारतीय संविधान में वो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो सोवियत रूस के संविधान से लिया गया है या सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है, ठीक है ना। ये बराबर प्रश्न आता है। मूल कर्तव्य जो है सोवियत रूस से और मूल अधिकार कहाँ से है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। अ से अधिकार, अ से अमेरिका, तो मूल अधिकार जो है अमेरिका के संविधान से और मूल कर्तव्य सोवियत संघ के संविधान से। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, संविधान में उल्लेखित मूल कर्तव्य के लिए है, इसमें ये फिल करने के लिए दिया है, भरने के लिए दिया है। तो संविधान में उल्लेखित मूल कर्तव्य सभी नागरिकों के लिए है ना। तो भारत के चाहे भारत के नागरिक या गैर नागरिक कोई भी हो, तो ये मूल कर्तव्य सभी नागरिकों के लिए है। अगला प्रश्न है, क्या किसी मौलिक कर्तव्य प्रवर्तन हेतु अधिनियमित कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर सकता है? तो ये निश्चित नहीं है ना। कह रहा है क्या किसी मौलिक कर्तव्य प्रवर्तन हेतु, है ना, अधिनियमित कानून मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर सकता है? तो ये निश्चित नहीं किया गया है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, क्या मौलिक कर्तव्य की अवहेलना करने वाले को दंड देने की व्यवस्था है? तो यदि मान लीजिए कोई मौलिक कर्तव्य की अवहेलना करता है तो क्या दंड का विधान है क्या इसमें? तो ऐसा कोई नहीं, ऐसी बात नहीं है, दंड का विधान नहीं है, ठीक है ना। हाँ, अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों के पीछे अभिशासित नहीं है, यानी कि कह रहा है मौलिक कर्तव्य के पीछे अभिशासित नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि मौलिक कर्तव्य के पीछे वैधिक, है ना, वैधिक अभिशासित नहीं है। मतलब यह है कि मौलिक कर्तव्य जो है यह वैधानिक रूप से बाध्यकारी नहीं है ना, वैधानिक रूप से बाध्यकारी नहीं है। यह क्या है कि एक राजनीतिक, सामाजिक, नैतिक कर्तव्य से जुड़ा हुआ विषय है, ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, क्या मौलिक कर्तव्य संविधान की ओर से नागरिकों को निर्देश है? कह रहा है क्या मौलिक कर्तव्य संविधान की ओर से नागरिकों को निर्देशित है? तो मौलिक कर्तव्य को कह रहे हैं कि नागरिकों को निर्देश है, तो क्या है कि ये विशेष परिस्थिति में निर्देश है ना। विशेष परिस्थिति में जैसे मौलिक कर्तव्यों का पालन करिए, है ना, तो ऐसा विशेष परिस्थिति में है। अगला प्रश्न है,
संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ने का क्या उद्देश्य है? यानी कि संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ दिया गया, तो इसका क्या उद्देश्य, मूल उद्देश्य क्या है? तो इसका मूल उद्देश्य होगा राष्ट्र विरोधी एवं हिंसात्मक कृत्यों पर नियंत्रण करना। देखिए बहुत ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि जो मौलिक कर्तव्य आपके भारतीय संविधान में विहित किए गए हैं, इस मौलिक कर्तव्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? राष्ट्र विरोधी एवं हिंसात्मक कर्तव्यों पर नियंत्रण रखना। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मौलिक कर्तव्य नहीं है? पूछ रहे हैं ना, कौन सा मौलिक कर्तव्य है नहीं है? तो इसमें जैसे संविधान का पालन करना है, देश की एकता और अखंडता रक्षा करना है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना है, लेकिन धर्मनिरपेक्षता का पालन करना यही नहीं शामिल है। मौलिक कर्तव्य में धर्मनिरपेक्षता का पालन करना शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की तरफ, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो किस भाग में है? आपने देखा होगा किस भाग में है? तो 4 में है, भाग 4 में है। तो भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है, भाग 4 का मौलिक कर्तव्य है, तो भाग 4 में है। अगला प्रश्न है, संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया? यानी कितने से कितने अनुच्छेदों के बीच जो है नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 के मध्य, तो 36 से 51 के बीच में ही क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है। अगले प्रश्न की तरफ, विधि निर्माण में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का अनुपालन करना किनका कर्तव्य है? यानी कि विधि निर्माण में यदि राज्य के नीति तत्वों का पालन कराना है तो किसका किसका कर्तव्य है? तो इसमें केंद्र और राज्य दोनों का, यानी केंद्र और राज्य दोनों इसके संबंध में विधि बना सकते हैं। किसके संबंध में? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषयों के संबंध में। ठीक है ना। हाँ, तो केंद्र भी कानून बनाती है, राज्य भी बनाती है, तो दोनों होगा इसमें। निम्न में से किन विषयों से संबंधित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन हेतु मौलिक कर्तव्यों को सीमित किया जा सकता है? तो ये कह रहे हैं कि निम्न में से किन विषयों से संबंधित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन हेतु मौलिक अधिकारों को सीमित किया जा सकता है। यानी कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को क्रियान्वयन करना है तो मौलिक अधिकार को सीमित किया जा सकता है किन परिस्थितियों में, है ना। तो क्या क्या है? शिक्षा किया जा सकता है, सामाजिक न्याय ये भी किया जा सकता है, आर्थिक न्याय ये भी किया जा सकता है, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शांति बढ़ावा देना ये भी किया जा सकता है। तो उपयुक्त में से सभी होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। राज्य का नीति निर्देशक तत्व एक ऐसी चेक है जो बैंक की सुविधानुसार अदा की जाएगी, यह किसका कथन है? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके बराबर वनडे कंपटीशन में आता है। तो किसका कथन है ये? केटी सेठ की कसम, केटी सेठ का यह कथन है। क्या कथन है? राज्य का नीति निर्देशक तत्व एक ऐसे चेक हैं जो बैंक की सुविधानुसार अदा की जा सकेगी। तो यह किसका कथन है? केटी सेठ की। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने का उद्देश्य क्या है ना। जैसे मौलिक कर्तव्य का उद्देश्य निश्चित किया गया है, उसी तरह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भी उद्देश्य निश्चित किया गया है। तो क्या उद्देश्य है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का? सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, बराबर आपके वनडे कंपटीशन में प्रश्न पूछे जाते हैं ना। सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का लक्ष्य ही है सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना। अगले प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया, है ना। ये कह रहे हैं किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा क्या बनाया? अधिक प्रभावी बनाया। यानी राज्य का नीति निर्देशक तत्व मौलिक अधिकारों से अधिक प्रभावी है। ये किस संविधान संशोधन ने किया था? तो किसने किया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 में। यानी कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो मौलिक कर्तव्य को लाया गया, तो इसमें बहुत सारी व्यवस्थाएं राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संबंध में लाई गई थी। तो इसमें क्या दिया है? किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावी बनाया?
तो 42वें संविधान संशोधन 1976। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों और मौलिक अधिकारों के संबंध को मूल संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में किया था? यानी कह रहे, फिर से पढ़ दे रहा हूँ, कह रहे हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों और मौलिक अधिकारों के संबंध में मूल संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में किया था? तो ये किस मामले में किया था? तो ये मिनर्वा मिल बनाम मिनर्वा मिल के मामले में यह जो है निर्णय आया था। मिनर्वा मिल के मामले में क्या निर्णय आया था? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों और मौलिक अधिकारों के संबंध को मूल संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी व्यवस्था दी थी या अपना निर्णय दिया था। ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। उपयुक्त मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के पश्चात राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित किस अनुच्छेद के क्रियान्वित के लिए ही मौलिक अधिकारों को सीमित किया जा सकता है? तो किस अनुच्छेद के क्रियान्वयन के लिए? अनुच्छेद 39 क और ख के। यानी कह रहा है कि अनुच्छेद 39 क और ख के क्रियान्वयन के लिए ही क्या किया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व को वरीयता दिया गया है और मौलिक अधिकार को सीमित किया गया है ना। 39 क और ख। अगला प्रश्न है, अब तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की सूची में कितनी बार वृद्धि की गई है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की सूची में 2 बार वृद्धि की गई है। 2 बार वृद्धि की गई है। एक तो आपका निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा है और दूसरा जो है मौलिक कर्तव्य है। यह जो है बाद में जोड़ा गया था या बाद में लाया गया था। अगला प्रश्न है, 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा कौन से नए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की वृद्धि की गई है? तो कौन से मतलब ये कह रहे हैं 42वें संविधान संशोधन में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषयों में कुछ विषय जोड़ दिए गए थे, है ना। यही पूछ रहे हैं ये। तो पूछ रहे हैं कौन कौन से विषय जोड़ दिए गए थे? क्या क्या जोड़े गए थे? कमज़ोर वर्गों को समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता, ये भी जोड़े गए थे। उद्योग एवं अन्य उपक्रमों में श्रमिकों की भागीदारी, ये भी जोड़ा गया था। बच्चों को स्वास्थ्य रूप से विकास के लिए अवसर एवं सुविधाएं प्रदान करना, ये भी जोड़ा गया था। वन्य एवं वन्य जीवों की सुरक्षा, ये भी जोड़ा गया। तो उपयुक्त में से सभी होगा, है। अगला प्रश्न है, 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा, है ना, अधिनियम द्वारा व्यष्टियों और व्यक्तियों के संबंध में क्या अंतः स्थापित किया गया? अब देखिए ये थोड़ा सा टिपिकल प्रश्न है। कह रहा है कि 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा व्यष्टियों और व्यक्तियों के संबंध में क्या अंतः स्थापित किया गया? तो क्या अंतः स्थापित किया गया? आय की असमानता को कम करने का प्रयास किया गया, सही है। प्रतिष्ठा की असमानता को कम करने का प्रयास किया गया, ये भी सही है। सुविधाओं की असमानताओं को कम करने का प्रयास किया, ये भी सही है। अवसरों की असमानता को कम करने का प्रयास किया गया, ये भी सही है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में प्रमुख अंतर क्या है? यानी कि मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है? तो क्या अंतर है देखते हैं। सामान्यतः राज्य के नीति निर्देशक तत्व पर मौलिक अधिकार की वरीयता प्राप्त है, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व की अपेक्षा मौलिक अधिकार को अधिक वरीयता मिलता है, सही है। मौलिक अधिकार नकारात्मक है जबकि राज्य का नीति निर्देशक तत्व सकारात्मक है, सही है। मौलिक अधिकारों का न्यायिक परिवर्तन किया जा सकता है जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का न्यायिक परिवर्तन नहीं किया जा सकता, तो सभी इसमें सही है। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को कितने वर्गों में विभाजित किया जा सकता है? तो कितने वर्गों में विभाजित किया जा सकता है देखते हैं। सामाजिक एवं शिक्षा संबंधित तत्व, सही है। आर्थिक नीति से संबंधित तत्व, ये भी सही है। शासन संबंधित तत्व, ये भी सही है। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा संबंधित तत्व, ये भी सही है। प्राचीन स्मारकों एवं ऐतिहासिक महत्व की वस्तुओं से संबंधित तत्व, ये भी सही है। उपयुक्त में से सभी, है ना, सभी वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। अगला प्रश्न, क्या राज्य के नीति निर्देशक तत्वों पर गांधीवादी विचारधारा का प्रभाव है? तो बिल्कुल है, गांधीवादी विचारधारा इसमें है, क्योंकि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय या लोकतंत्र
लोकतंत्रात्मक व्यवस्था की स्थापना, ये सभी बातें जो है गांधी जी के विचार से भी मेल खाते हैं। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 51 के अनुसार राज्य अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में किन नीतियों का अनुपालन करेगा? तो किन नीतियों का अनुपालन करेगा? अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा वृद्धि करेगा, सही है। अंतर्राष्ट्रीय विधि एवं संधि वचनों के प्रति आदर करेगा, सही है। राष्ट्र के मध्य न्यायपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण संबंध बनाएगा, ये भी सही है। मध्यस्थता द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवादों का निपटारा करेगा, ये भी सही है। तो भी इसमें सभी सही है। 51 में जो व्यवस्था है सभी व्यवस्थाएं हैं। अगला प्रश्न, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अनुसार राज्य कितने वर्ष के आयु तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रारंभ करेगा? तो 14 वर्ष के आयु के बालक को। अगला प्रश्न है, ये भी क्वेश्चन बराबर पूछता है तो बहुत सरल क्वेश्चन लेकिन बराबर पूछता है। किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख किया गया है? तो न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण अनुच्छेद 50 में दिया गया है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, क्या राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात कही गई है? तो हाँ, एक समान सिविल संहिता अनुच्छेद 44 में यह बातें रखी गई है, ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। संविधान के किस भाग एवं अनुच्छेद में संवैधानिक संशोधन का उल्लेख किया गया है? दोनों पूछ रहे हैं, किस भाग और अनुच्छेद दोनों में पूछ रहा है कि संवैधानिक संशोधन और क्या और अनुच्छेद का प्रावधान किया गया है। तो संवैधानिक संशोधन की जो व्यवस्था है ना, किस भाग में है? भाग 20 में है, ठीक है ना, भाग 20 में। और क्या है? अनुच्छेद 368 में, अनुच्छेद 368 और भाग 20 में क्या है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दिया है, संविधान में संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? यानी जो संवैधानिक संशोधन की व्यवस्था है संविधान में कितने प्रकार से किए जा सकते हैं? तो 3 प्रकार से संविधान संशोधन किए जा सकते हैं, ठीक है ना। तो 3 प्रकार के, जो एक साधारण बहुमत से संविधान संशोधन होता है, एक विशेष बहुमत के साथ होता है, एक विशेष बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों की विधानसभाओं के समर्थन से होता है ना। तो ये संविधान संशोधन 3 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान में संशोधन प्रक्रिया में क्या जनमत संग्रह की व्यवस्था है? तो नहीं, जनमत संग्रह की व्यवस्था यहाँ नहीं है। हमारे देश के संविधान में जनमत संग्रह की व्यवस्था नहीं है। अगला प्रश्न है, क्या संविधान संशोधन प्रक्रिया की पहल समानतः राज्य विधानमंडल कर सकता है? तो नहीं कर सकता, राज्य विधानमंडल कोई अधिकार नहीं है, ठीक है ना। कह रहे हैं क्या संविधान संशोधन प्रक्रिया की पहल समानतः राज्य विधानमंडल कर सकता है? तो राज्य विधानमंडल को यह अधिकार नहीं मिला है। अगला प्रश्न, संवैधानिक संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? तो संवैधानिक संशोधन विधेयक जो सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? संसद में प्रस्तुत किया जाता है ना। इसमें संसद दिया है, राज्यसभा, लोकसभा, राज्य की विधानमंडल। तो संसद में सबसे पहले विधेयक लाया जाता है। अगला है, संवैधानिक संशोधन के लिए विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, बराबर कंपटीशन में आता है, इसको सीरियसली पढ़िएगा। संविधान संशोधन के लिए विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? तो किसी भी सदन में, कोई विधेयक किसी भी सदन में पेश हो सकता है, केवल धन विधेयक को छोड़ करके। धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश होता है, लेकिन कोई विधेयक किसी भी सदन में पेश हो सकता है, चाहे लोकसभा में पेश हो तो राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा में पेश हो तो लोकसभा में जाएगा। तो किसी भी सदन में पेश हो सकता है। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है, क्या संवैधानिक संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति से संस्तुति प्राप्त करना आवश्यक है? तो बिल्कुल प्राप्त करना आवश्यक है। राष्ट्रपति अपनी संस्तुति दे देगा तो विधेयक अधिनियम बन जाता है, ठीक है ना। तो लास्ट में राष्ट्रपति के पास जाता है। अगला प्रश्न है, संवैधानिक संशोधन विधेयक को राज्य विधानमंडलों के पास कब भेजा जाता है? तो कब भेजा जाता है इसको? राष्ट्रपति की संस्तुति मिलने के पूर्व भेजा जाता है ना। कह रहे हैं संवैधानिक संशोधन विधेयक को राज्य विधानमंडल के पास कब भेजा जाता है? तो राष्ट्रपति की संस्तुति मिलने के पूर्व इसको राज्य विधानमंडल के पास भेजा जाता है। अगला प्रश्न है, राज्य विधानमंडलों को कितनी अवधि के भीतर संवैधानिक संशोधन विधेयक को स्वीकार या अस्वीकार करना पड़ता है?
तो कोई समय सीमा इसकी निश्चित नहीं है। राज्य विधानमंडल के लिए कोई समय सीमा निश्चित नहीं है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन निम्न में से किस प्रकार से होते हैं? भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन किस प्रकार से होते हैं? तो किस प्रकार से होते हैं, यह पहली बार तो देखेंगे। संसद के दोनों सदनों में साधारण बहुमत से भी होते हैं, सही है। संसद के दोनों सदनों में कुल संख्या का बहुमत तथा उपस्थित तथा मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत, सही है। संसद के दोनों सदनों की कुल संख्या का बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत, और अंत में उक्त विधेयक को कम से कम आधे से अधिक राज्यों की स्वीकृति के द्वारा। तो इसमें सभी सही है ना। अगला प्रश्न है, संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है ना। तो ये साधारण बहुमत से संशोधन होता है। अगर यदि संविधान में संशोधन करना है, संविधान के किसी अनुच्छेदों में संशोधन करना है तो साधारण बहुमत से होगा, ठीक है ना। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बराबर कंपटीशन में पूछता है। तो संविधान में अनुच्छेदों के संशोधित करने के लिए साधारण बहुमत की। अगला प्रश्न है, साधारण बहुमत से पारित होने वाले संवैधानिक संशोधन विधेयक को क्या उसी प्रकार संसद के दोनों सदनों में पारित किया जाता है जिस प्रकार एक साधारण विधेयक होता है? हाँ, तो ये सही बात है। साधारण बहुमत में भी लोकसभा राज्यसभा में जाता है। अगला प्रश्न, क्या राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित किसी वैधानिक संशोधन विधेयक को संस्तुति देने से मना कर सकता है? तो नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। चूँकि संविधान संशोधन विधेयक वह जानता है कि राज्यसभा लोकसभा से आया है, तो वो मना नहीं कर सकता है ना। अगला प्रश्न है, किसी संवैधानिक संशोधन विधेयक है ना के मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों के मध्य विवाद उत्पन्न होने पर क्या राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक नहीं बुला सकता है यदि कोई किसी विधेयक के मुद्दे पर टकराव है तो। अगला प्रश्न है, क्या संसद के किसी भी सदस्य को संवैधानिक संशोधन विधेयक प्रस्तुत करने का अधिकार है? तो हाँ, सही बात है, प्रस्तुत करने का अधिकार तो है ही। संसद के किसी भी सदस्य को संवैधानिक संशोधन विधेयक प्रस्तुत करने का अधिकार। अगला प्रश्न है, संसद में, अगला प्रश्न है, हाँ, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। पूछ रहा है, संसद में किसी संवैधानिक संशोधन विधेयक प्रस्तुत करने से पूर्व क्या राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता है? तो ऐसी कोई बात नहीं है ना, कि कोई विधेयक यदि संसद में प्रस्तुत करना है तो राष्ट्रपति उस पर अनुमति दे, कोई ज़रूरत नहीं है। किसी संवैधानिक संशोधन विधेयक के संदर्भ में राज्यों की अनुसमर्थन के संबंध में कौन सा कथन सही है ना। कौन सा कथन सही है, देखते हैं। विधेयक को कम से कम आधे से अधिक राज्यों का अनुसमर्थन मिलने के बाद राष्ट्रपति के पास संस्तुति के लिए भेजा जाता है। ये तो बात सही है, यही सही है ना। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 368 में संशोधन हेतु क्या संसद को विशेष बहुमत और कम से कम आधे से अधिक राज्यों का अनुसमर्थन आवश्यक होता है? तो हाँ, बिल्कुल, अनुच्छेद 368 में संशोधन करना है, यानी संविधान संशोधन में ही संशोधन करना है, तो आधे से अधिक राज्यों का समर्थन की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। यह विशेष बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों के विधानसभाओं के सदस्यों का समर्थन होना जरूरी है। अगला है, पहला संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब बनाया गया था? तो 1951 में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना। 1951 में पहला संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया था। अगला प्रश्न है, किस वर्ष संविधान में सर्वाधिक संशोधन किए गए, है ना। तो 1971 से 84 के बीच में ये सबसे अधिक संविधान संशोधन किए गए थे। ये इंदिरा गांधी का समय रहा है, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बराबर कंपटीशन में आता है। तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को लघु संविधान भी कहा जाता है ना। अगला प्रश्न, उपयुक्त संवैधानिक संशोधन अधिनियम
किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था? तो स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर तैयार किया गया था। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये भी प्रश्न कंपटीशन में आता है। स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति के आधार पर 42वां संविधान संशोधन 1976 लाया गया था। अगला प्रश्न है, क्या संवैधानिक संशोधन अधिनियम को भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया जा सकता है? तो हाँ, बिल्कुल है ना, भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया जा सकता है संविधान संशोधन को। अगला प्रश्न है, भूतलक्षी प्रभाव से लागू होने वाला पहला संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा है? ये भी देखिए बहुत ही गूढ़ प्रश्न है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो भूतलक्षी प्रभाव से लागू करने वाला पहला संविधान संशोधन 10वां संविधान संशोधन 1961 यह है। सबसे पहले भूतलक्षी प्रभाव को लागू करने का यह पहला अधिनियम रहा है, संविधान संशोधन रहा है। अगला प्रश्न है, संविधान की 8वीं सूची में सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया था? तो सिंधी भाषा 21वां संविधान संशोधन रहा है, ठीक है ना। 8वीं सूची में सिंधी भाषा को शामिल किया गया, 21वां संविधान संशोधन रहा। अगला है, देसी नरेशों के प्रीवी पर्सों और विशेषाधिकारों को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया? तो ये भी देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 26वां संविधान संशोधन द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 545 निर्धारित की है? तो 31वां संविधान संशोधन द्वारा, यानी कि जो लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? 545। वैसे अधिकतम तो 552 होना चाहिए, न्यूनतम 545 होना चाहिए, है ना। तो 545 जो संख्या निर्धारित की गई थी लोकसभा के सदस्यों की, 31वां संविधान संशोधन रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, अगला प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम की अनेक आपत्तिजनक अंशों का रद्द करने के लिए कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन में जो खामियां थी उसे दूर करने के लिए 40वें संविधान संशोधन 1978 में लाया गया था, ठीक है ना। तो ये 42वें की खामियों को दूर करने के लिए। अगला है, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में से किससे संबंधित है? तो दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। यह दिवंगत प्रधानमंत्री राजीव गांधी के समय में लाया गया था। 52वां संविधान संशोधन 1985 में दल बदल विरोधी कानून से संबंधित। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन नियम द्वारा वन को राज सूची के से समवर्ती सूची में स्थापित कर दिया गया? पहले वन राज सूची में था, अब समवर्ती सूची में हो गया। ये 42वें संविधान संशोधन में ही इसे शामिल किया गया। 42वें संविधान संशोधन 1976 में ही शामिल किया। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने संसदों और विधायकों के चुनाव संबंधी विवादों को निपटारा की शक्ति निर्वाचन प्राधिकरण को छीन करके उच्च न्यायालय को प्रदान कर दिया गया? तो 19वां संविधान संशोधन के द्वारा, यानी कि पहले जो होता था 19वें संविधान संशोधन के पहले जो होता था कि सांसदों और विधायकों का जो निर्वाचन संबंधी विवाद था उसका निपटारा निर्वाचन आयोग करता था, लेकिन निर्वाचन आयोग से यह अधिकार छीन करके उच्च न्यायालय को दे दिया गया, है ना। तो सांसदों और विधायकों के निर्वाचन संबंधी विवाद का अंतिम निर्णय कौन करता है? उच्च न्यायालय करता है, ठीक है ना। तो मुझे विश्वास है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और जो हमारे नए साथी हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करना भी ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी नई वीडियो जैसे ही अपलोड होगी वैसे ही आपको मिल सकेगी। तो एक बार पुनः आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।